सो हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। चलिए अब हम लोग रिमेनिंग जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसको खत्म करते हैं। टोटल 17 स्लाइड्स में यहाँ पे दिखाऊंगा और टोटल 17 स्लाइड्स में हमारा मैनेजमेंट पोर्शन रिमेनिंग जो है, ऑर्गेनाइजिंग तक पहले हो गया था, अब ये रिमेनिंग पोर्शंस मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। द मोर यू फोकस, द मोर यू लिसन टू मी, आपको उतना इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ रखा है तो रिफ्रेश हो जाएगा। पहले नहीं भी पढ़े हो तो अभी अगर ध्यान से सुन लिया तो आपका वर्कलोड बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बर्डन कम हो जाएगा इफ यू लिसन टू माय एग्जांपल्स, इफ यू फॉलो माय एक्सप्लेनेशन। तो आपको, अगर आप नहीं भी पढ़ पाए तो सुन के ही आप एग्जाम में बहुत काम चला सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनका रिफ्रेश हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो सबका अच्छे से हो जाए उस हिसाब से मैं थोड़ा डिटेल में ही समझाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू रश, आई एम गोइंग टू डू इट प्रॉपरली। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टाफिंग प्रोसेस मतलब बाहर से लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना। ठीक है, मेकिंग आउटसाइडर्स अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्टाफिंग। ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है बट ये समझने के लिए। ठीक है, स्टाफिंग का डेफिनेशन नहीं आएगा बाय द वे। चलो इंपॉर्टेंस पे ध्यान देते हैं, क्या है इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहली बात, इसमें पैसा और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्या बहुत ज्यादा लगता है? टाइम, मनी, एफर्ट। आगे जाके हम लोग स्टेप्स देखेंगे स्टाफिंग का, तो आप देखोगे कि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। एक एक स्टेप में बहुत पैसे और टाइम लगते हैं। ठीक है, तो जिसमें आप इतना टाइम लगा रहे हो, जितने जिसमें आप इतना पैसा लगा रहे हो, जिसमें आप इतना एफर्ट दे रहे हो, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसमें टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो पहला पॉइंट है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा और हमारा रिसोर्स लग जाता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन यानी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जो पर्सन आ रहा है, यहां देखोगे नीचे एक पर्सन है, ये स्टाफ है हमारा। ठीक है, अब ये जो पर्सन हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या एक दिन के लिए आ रहा है, 2 दिन के लिए आ रहा है, या ये 25 ईयर्स के लिए आ रहा है? ऑफकोर्स द पर्सन कमिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म बिजनेस, तो परपेचुइटी तक चलेगा। ये पर्सन कम से कम 25-30 ईयर्स तक हमारे साथ रहेंगे। तो आपको किसी गलत पर्सन को तो नहीं बुलाना चाहोगे ना फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। तो इतने लंबे समय तक अगर किसी के साथ आपको काम करना है तो यू नीड गुड पीपल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अ जोक, दिस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज नॉट अ जोक। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। देखो आदमी अगर अच्छा होगा ना तो एसेट्स भी अच्छे यूज करेगा। आपके यहाँ का जो लैंड बिल्डिंग है, मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, पैसे हैं, आपके जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह है, तो सबको अच्छे से यूज करेगा। इफ द स्टाफ इज गुड, ही विल यूज अदर थिंग्स आल्सो जुडिशियसली। अगर स्टाफ इज बैड तो योर अदर एसेट्स विल आल्सो गेट इंपैक्टेड। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, एक तीर से दो निशाने। स्टाफ अच्छा चुनोगे तो एसेट्स भी अच्छे यूज होंगे, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। एंड लास्ट आता है होलिस्टिक अप्रोच। सिर्फ इस पर्सन का टैलेंटेड होने से, सिर्फ इस पर्सन का केपेबल होने से काम नहीं चलेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि ओवरऑल होलिस्टिकली कैसा ये फिट बैठ रहा है। ये हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, बट ये टीम मैन नहीं है। ही डज नॉट लाइक्स टू वर्क विद सीनियर्स, ही डज नॉट लाइक्स टू वर्क विद जूनियर। तो फिर इसकी इंटेलिजेंसी का हम क्या करेंगे जब ये हमारे टीम में, हेनरी फेयोल ने बोला था ना, टीम स्पिरिट होना चाहिए, बट ये टीम में नहीं काम करता। इंटेलिजेंट बहुत है, डिग्रीज बहुत है, बट ये साथ में नहीं काम करना चाहता, ईगो प्रॉब्लम है इसका, तो फिर फिट नहीं बैठेगा ना। तो हमें देखना है कि वर्कर तो अच्छा होना चाहिए, बट वो वर्कर होलिस्टिकली ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, जो लोग भी हमारे ऐप में है, मैंने यहाँ पे एक बहुत फनी सा स्टोरी बता के आपको ये लर्न करवाया है, और वही सब पॉइंट मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो इफ यू वांट टू लर्न प्रॉपर्ली, इसको एक एक करके आप याद रखना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। इसके लिए हमें क्वेश्चन बैंक पे जाना पड़ेगा। स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, तो ये रहा हमारा स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, 2016 2009 में ये क्वेश्चन आया है और काफी टाइम से फिर नहीं आया है। ठीक है, जितना मैंने यहाँ पे दिया है उतना एग्जाम में अगर आप लिख कर के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप देख लेना कि आपको क्या पूछ रहा है, स्टेप्स पूछ रहा है या फर्स्ट 5 स्टेप पूछ रहा है। जितना बोला है उतना ही लिख कर आइएगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया था, ओनली फर्स्ट 5 पॉइंट्स वर आस्क्ड। तो सिर्फ 5 ही बताकर आना, अपना टाइम वेस्ट मत करना एक्स्ट्रा लिखकर। जितना पूछा है उतना बताकर आना। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला तो आप सारा बताओगे, अगर बोल दिया है फर्स्ट 5 तो आप फर्स्ट 5 पे रुक जाना। ठीक है, ओके। चलिए क्या है स्टाफिंग, तो इतना लिखा पढ़ी अभी पढ़ने जाए क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाद में फिर आप जो भी मैंने अपना क्वेश्चन बैंक दिया है
ठीक है। और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, बस आपको उतना ही एग्जाम में उतना भी लिख दिया तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान से अभी मेरे वर्ड्स को सुनो, पढ़ने मत जाना, दो जगह फोकस मत करो, ओनली फोकस टू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, मैं अभी आपको पूरा समझा दूंगा। देखो, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, बिफोर यू कॉल एनी पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू शुड फर्स्ट नो हाउ मेनी पीपल यू हैव टू कॉल। तो सपोज हमें 25 लोगों की जरूरत है, हमने अपने मेथड से पता किया कि हमें 25 लोगों की जरूरत है। अपने मेथड मतलब कैसे पता किया? देखो, दो चीज करते हैं हम लोग। पहले वर्कलोड एनालिसिस करेंगे। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है कितने लोग रिक्वायर्ड है। तो हमारे यहाँ पे ना 200 लोग रिक्वायर्ड है। कितने? 200। अच्छा, अभी कितने हैं? अभी कितने हैं? वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस मतलब अभी राइट नाउ कितने लोग हैं? राइट नाउ ना 175 लोग हैं। अच्छा, 200 चाहिए और अभी 175 है, मतलब 25 लोग और चाहिए। तो वही मैंने बोला कि 25 लोग हमें चाहिए। ठीक है, अब एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि कितने लोग होने चाहिए, नेक्स्ट स्टेप है कॉल देम, बुलाओ उनको। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो आप अगले स्टेप में इन 25 लोगों को इनवाइट कीजिए। ठीक है, तो शहर में पूरा ढिंडोरा पीट दीजिए कि हमें 25 लोग चाहिए। ठीक है, तो वो होता है रिक्रूटमेंट, कॉलिंग पीपल, अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। बट आपको क्या लगता है 25 लोग ही चलकर आएंगे? आपके पास आ जाएंगे 250 लोग। ठीक है, 250 लोगों की लाइन लग जाएगी बाहर। तो अब आप 250 लोगों का क्या करोगे? तो आपको क्या करना होगा? आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा, विच इज सिलेक्शन। आपको इन 250 में से वो 25 हीरे ढूंढ के निकालने हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो बेसिकली 225 लोग जो है वो रिजेक्ट होने वाले हैं। 225 लोग रिजेक्ट होने वाले हैं और इनमें से सिर्फ 25 लोग होंगे जो सिलेक्ट होंगे। इसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे। राइट नाउ आप ये मान के चलो कि रिक्रूटमेंट में भीड़ आ जाती है, उस भीड़ में से कुछ हीरे हम लोग चुन के निकालते हैं, दैट इज सिलेक्शन। अच्छा, 25 लोगों की सिलेक्शन कर ली, अब क्या करना है? अब इनको भेजो, राइट प्लेस पे भेजो। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं फैक्ट्री में भेजो, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजो, जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे उनको सेल्स में भेजो। प्लेसमेंट कर दो ना उनकी, प्लेसमेंट, प्लेस देम इन द राइट प्लेसेस, उनको सही जगह पे भेज दीजिए। अच्छा, वो जाएंगे वहां, बेचारे ऑकवर्ड फील करेंगे, नया नया कंपनी डायरेक्ट भेज दिया उनको, इतने बड़े डिपार्टमेंट्स में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सब उनको घूर घूर के देख रहे हैं। तो एक काम करो, उनका ओरिएंटेशन कर दो ना। ओरिएंटेशन मतलब उनका इंट्रोडक्शन कर दो ना, उनको इंट्रोड्यूस करा दो एक बार सबसे। ठीक है, एक बार सारा नियम कानून रूल्स रेगुलेशन सब समझा दो, किससे बात करना है किससे नहीं करना है, कहाँ बैठना है, सब बता दो उनको। एक बार फेमिलियर हो गए फिर आगे तो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये होता है ओरिएंटेशन। अच्छा, तो और कुछ है क्या? हाँ, एक पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये तो हमेशा चलता रहेगा। देखो, जब आप ज्वाइन करते हो तो आप एक लेवल ऑफ नॉलेज के साथ ज्वाइन करते हो। ठीक है, फिर तो पढ़ाई बंद हो जाती है, एक बार जॉब मिल गया अब तो पढ़ाई बंद। तो दुनिया में तो चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, तो आपको भी अकॉर्डिंगली चेंज होना होगा। तो आप कैसे चेंज होगे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको रेगुलरली सेमिनार्स में भेजेगी, ट्रेनिंग में भेजेगी, आपके ऑनलाइन सेशंस होंगे। ठीक है, लर्निंग सेशंस होंगे, जिससे कि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करोगे। तो दिस इज बेसिकली स्टाफिंग का प्रोसेस। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपको देखना है तो आप वापस से वीडियो चला लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि कहां कहां से लोग ला सकते हैं। ध्यान से सुनते जाना, वट एवर आई एम सेइंग ध्यान से सुनते जाना। अगर आपके पास टाइम कम बचेगा तो आप सिर्फ सुन के भी बहुत अच्छे से आंसर्स कर सकते हो, अगर आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, और जितनी इमेजिन कर सकते हो इमेजिन करते करते चलना। इस पे केस स्टडी भी बन सकता है। हो सकता है इस केस स्टडी में आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ सजेशन दो, कहां कहां से हम लोग लोगों को ला सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो, एक है इंटरनल सोर्स, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल मतलब फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग फ्रॉम आउटसाइड है, ये बेसिकली आउटसाइडर्स है। अच्छा, क्या इंटरनल सोर्स कंप्लीट है? नहीं, ये एक इनकम्प्लीट सोर्स है। ये एक इनकम्प्लीट सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सीनियर लेवल में एक वैकेंसी आई। कहां आई? सीनियर लेवल में वैकेंसी आई। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें मत सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। सीनियर लेवल में वैकेंसी आई, ठीक है। आपने क्या किया? एक जूनियर को प्रमोट कर दिया। क्या किया? प्रमोट कर दिया। प्रमोशन में हमारी रैंक सुधर जाती है, हम लोग एक हायर रैंक पे चले जाते हैं। अच्छा, तो ऊपर का जगह तो आपने भर दिया, बट नीचे वाला तो वैकेंसी हो गया ना फिर। तो इसका मतलब ये प्रोसेस इनकम्प्लीट प्रोसेस है। आप एक जगह भर दोगे जगह, बट दूसरी वाली खाली हो जाएगी।
उसको भरने जाओगे तो तीसरी वाली खाली हो जाएगी। तो इंटरनल सोर्स जो है ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक इमरजेंसी सॉल्यूशन हो सकता है। दिस कैन बी एन इमरजेंसी सोल्यूशन। अभी आउटसाइडर को लाने का टाइम नहीं है, अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं ले सकते, उतना पैसा नहीं है, अभी के लिए एक जूनियर को सीनियर बना दिया, बट लॉन्ग टर्म में वो जूनियर का जगह तो खाली हो गया, तो उसको फिर भरना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात सुन रहे हैं अच्छे से, बहुत काम आएगा आपको। देखो नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है, एक लोकेशन से आप दूसरी लोकेशन में शिफ्ट कर दिए जाते हो। ना तो आपका रैंक बदला, ना तो आपका सैलरी बदला, ना तो आपका डेजिग्नेशन, ना तो कुछ कुछ भी नहीं बदला, आपका बदला तो सिर्फ लोकेशन बदला। समझ गए? तो ये भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। आप प्लेस ए से प्लेस बी में चले गए, तो बी में चले गए तो बी वाला जगह तो भर गया, बट ए वाला खाली हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये एक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, आउटसाइड से कहां कहां से लोग लाए जा सकते हैं। जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। सबसे पहला आता है एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, अगर आपको ये डिटेल में करना है ना, तो मेरा डिटेल वाला वीडियोस भी है। ठीक है, 4-5 महीने पुराने डिटेल्ड वीडियोस भी है। तो जिनको लगे कि अरे बहुत फास्ट हो गया या नहीं समझ में आया, एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करके इमेज वीडियो सबके साथ मैंने कुछ महीने पहले यहाँ पे डाला है, यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला है। अगर आपको लगे कि फास्ट हो रहा है या नहीं समझ में आया, तो डिटेल में भी है। अगर आपको लगे कि हाँ काम चल जाएगा, सुन सुनकर बना लेंगे एग्जाम में आंसर, तो बने रहो। ठीक है, देखो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत चीप और बहुत लार्ज सर्कुलेशन वाला सोर्स है। ठीक है, कम पैसों में दूर दूर तक आप अपनी बातों को फैला सकते हो एडवर्टाइजमेंट में। तो बेनिफिट तो ये है कि बहुत चीप है, आराम से मैसेज फैल जाएगा। बेनिफिट ये भी है कि बहुत सारे लोगों को मैसेज फैल जाएगा। बट इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अनडिजर्विंग लोग कोई भी उठ के चला आएगा। लोग बड़े मजाकिया टाइप के होते हैं, सीरियसली किसी चीज को लेते ही नहीं है। कोई भी पहुंच जाएगा, उसकी चाहे क्वालिफिकेशन हो या ना हो। तो कभी कभी ये ज्यादा मैसेज फैल जाने का भी एक प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ये गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, ठीक है, जहां पर आप जाकर के अपनी डिग्री सबमिट करोगे, अपना जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है वो सबमिट करोगे। अगर कोई कंपनी वही सेम जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहुंचेगी, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले आपका डिटेल उस कंपनी को दे देंगे। बात समझ में आया? सो यू गो टू एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। आप जाकर अपनी डिटेल्स वगैरह उनको सबमिट कर दो कि आपको कैसा जॉब चाहिए। सपोज आपको अकाउंट्स में जॉब चाहिए, ठीक है। अब जिस दिन भी कोई कंपनी अकाउंट्स के जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आएगी, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले आपका डिटेल उस कंपनी को दे देंगे। तो बेसिकली वो आपका डिटेल्स एक्सचेंज करने वाले हैं, तो इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नंबर 3, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, ठीक है, वहां पे ऑन स्पॉट टेस्ट एंड इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करके रिक्रूटमेंट करवा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि आपके पास फ्रेश टैलेंट आ रहा है, बट एक डिसएडवांटेज भी है कि इन एक्सपीरियंस्ड टैलेंट आ रहा है। फ्रेश तो है, तो लॉन्ग टर्म तक काम करेंगे, ठीक है, यंग है, लॉन्ग टर्म तक वो आपके साथ रहेंगे, ये एक फायदा है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज वाले हैं, प्रैक्टिकल दुनिया अभी तक देखी नहीं है उन्होंने, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेंट्स या फिर जो इनको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिक्रूट कंसल्टिंग एजेंसीज जो होती है, ठीक है। तो कंसल्टिंग एजेंसीज की यहाँ पे बात हो रही है, प्लेसमेंट एजेंसीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो पर्सनल मतलब स्टाफ्स की जो एजेंसी है, स्टाफिंग एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज या कंसल्टेंट बोल सकते हो। ये क्या है, ये बेसिकली दोनों साइड से काम करते हैं। मतलब आप इनको कमीशन दोगे तो आपके लिए ये जॉब ढूंढेंगे। आप अगर इनको कमीशन दोगे, ये नंबर 4 वालों को आप अगर कमीशन दोगे, ये आपके लिए जॉब ढूंढेंगे। और अगर कंपनीज इनको कमीशन देगी, तो ये कंपनीज के बदले में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंडक्ट कर देंगे। तो कंपनीज को, जिनके पास टाइम नहीं है रिक्रूटमेंट करने का, जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास बिल्कुल भी सेटअप नहीं है रिक्रूटमेंट करने का, तो कंपनीज क्या करेंगी, ये नंबर 4 वालों को बुलाकर इनको कमीशन दे देगी, इनको एक पैसा दे देगी और बोलेगी भाई प्लीज हमारे लिए 10 अच्छे लोग ढूंढ कर लाओ। तो पर्सनल कंसल्टेंट या फिर प्लेसमेंट एजेंसीज ये जा करके मार्केट में लोग ढूंढेंगे। दोनों तरफ से काम करते हैं। कंपनी पैसा देगी तो कंपनी के लिए लोग ढूंढेंगे, लोग पैसा देंगे तो लोगों के लिए कंपनी ढूंढेंगे। दोनों तरफ से काम करते हैं, कमीशन पे ही काम करते हैं, ठीक है। और काफी अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स वो होते हैं जैसे बिन बुलाए मेहमान कहा जाता है, ठीक है। इनको किसी ने बुलाया नहीं,
बट ये अपनी डिग्रीज अपनी सर्टिफिकेट्स लेकर के पहुंच जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की खोज के लिए, ठीक है। अब कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले इनको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। कंपनी वाले कहते हैं कि यार तुम तो आ गए, हमने तो कोई बुलाया नहीं था किसी को, तो ये बोलते हैं सर देख लो ना, अगर आपके पास हो कोई वैकेंसी। तो अक्सर कंपनी में वैकेंसीज रहती है, ठीक है, एक दो वैकेंसीज रहती है, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको बोला जाएगा कि ठीक है आप अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह दे दो, जमा कर दो, हम आपको नाम सब नोट डाउन कर ले रहे हैं, जिस दिन वैकेंसी आएगी हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक कंपनी के पास रिक्रूटमेंट के लिए ये भी एक सोर्स बन गया कि जब जरूरत होगा तो कंपनी को कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को फोन लगा लो, ये लोग तो ऐसे ही बैठे हैं काम करने को, ठीक है। लास्ट हम लोग करते हैं फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट ये लेबर्स लोगों के लिए होता है, ठीक है। फैक्ट्री के गेट पे नोटिस लगा दिया जाता है कि यहाँ पे वैकेंसी अभी चालू है, तो जो भी लेबर है या छोटे और टेम्पररी जॉब के लिए जो लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन का टेम्पररी जॉब जिनको चाहिए या छोटे लेवल का काम मिलेगा, ठीक है, तो वैसे काम के लिए जनरली कोई न्यूज़पेपर में ऐड या किसी वेबसाइट में ऐड नहीं आता, फैक्ट्री के गेट पे नोटिस लगा दिया जाता था कि ताकि चलते फिरते कोई भी उसे पढ़े और खबर लोकली फैल जाए, तो यहाँ पे लोकल लोग को एक पार्ट टाइम जॉब काइंड ऑफ मिल जाता है, ठीक है। एक आप ये वाला कर सकते हो कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आपको बहुत अर्जेंटली लोग चाहिए या लार्ज अमाउंट में आपको लेबर्स चाहिए, ठीक है, सपोज आप प्रोडक्शन करते हो, आपको 50 लोग चाहिए कल के कल आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक फॉरेन से आपको ऑर्डर आया है, देखो यही सब केस स्टडी में बनेगा, कहानी सुनोगे तो केस स्टडी ऐसे ही सॉल्व होगा। आपको फॉरेन से ऑर्डर आया है और ऑर्डर आया है जो आपको 1 वीक के अंदर में कंप्लीट करना, अभी 1 वीक के लिए आप रिक्रूटमेंट करोगे क्या? अब परमानेंट लोगों को रख लोगे क्या? रिक्रूटमेंट करोगे तो वो तो परमानेंटली आ जाएंगे, तो आपको परमानेंट नहीं चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए कि जो 1 वीक के लिए बस आए, काम करे और चला जाए। तो क्या करोगे, आप कॉन्ट्रैक्टर्स को फोन करोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो आप गूगल भी करोगे तो बहुत लोगों का नाम नंबर ये सब आ जाएगा जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो आपको चाहिए 1 वीक के लिए एक्स्ट्रा लेबर्स, 50 लेबर्स आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करोगे और आप उसको बोलोगे कि देखो भाई हमारे पास दुबई से ऑर्डर है, हमें एक हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा लेबर्स चाहिए, 50 लेबर्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या आप भेज सकते हैं? वो बोलेगा हाँ भेज देंगे, 7 डेज के लिए भेज देंगे। आप 7 डेज का वो बिल बना के आपको दे देगा, आप उनको पैसे दे देना, 7 दिन आपके पास वर्कर्स आएंगे, 7 दिन काम करके चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको परमानेंटली किसी को जॉब में भी नहीं रखना पड़ा और आपका काम का काम हो गया। यू नीडेड पीपल, यू नीडेड टू गेट देम, यू कैन गेट देम थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। आपको परमानेंट रखना है परमानेंट भी रख सकते हो, लॉन्ग टर्म तक रखना है लॉन्ग टर्म भी रख सकते हो, आपको 3 दिन रखना है 3 दिन भी रख सकते हो। ये है कॉन्ट्रैक्टर्स का फायदा, ठीक है। एक रह ही गया तो खत्म कर ही देते हैं, रिकमेंडेशन फ्रॉम द करंट एम्प्लॉइज। मैंने आपको पहले बार भी बताया था पढ़ाने टाइम की, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फर्म होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज के फर्म होते हैं, लॉ फर्म होते हैं, उसमें मेनली इसी तरीके से लोग आते हैं। जो करंट एम्प्लॉइज है, जो करंट एम्प्लॉइज है वही किसी ना किसी के बारे में बता देता है कि सर मेरा एक फ्रेंड है वो भी यही पढ़ाई कर रहा है, वो जॉब चाहता है, तो आप उसको देख लो एक बार, ठीक है। तो जनरली ये सब जो लीगल फर्म्स वगैरह हो गए ना, यहाँ पे इसी तरीके से लोग आते हैं, ठीक है। उतना एडवर्टाइजमेंट करके और एक फॉर्मल वे से लोग नहीं आते, उसमें जनरली एम्प्लॉइज के रिकमेंडेशन से लोग आते हैं। इसका एक फायदा ये होता है कि जो आ रहा है वो थोड़े जान पहचान वाले लिंक से आ रहा है, तो एम्प्लॉयर्स आर मोर कंफर्टेबल, क्योंकि ये आउटसाइडर तो है बट उतना भी आउटसाइडर नहीं है, इसका एक लिंक तो है हमारे पास, तो हमें पता रहेगा कि हाँ जो आ रहा है वो कैसा है, क्योंकि हमारे करंट एम्प्लॉइज बता देंगे हमें, ठीक है। तो इतना आप एक बार करो और थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आइए अब हम लोग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन देखते हैं, एक एक करके ध्यान से सुनना इसको, बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है बेसिक क्वालिफिकेशन चेक करना। जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड बी बिलो द एज ऑफ 20, तो अगर आप बिलो द एज ऑफ 20 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अबव द एज ऑफ 20 है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अलाउड, तो जितने भी मेल है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम लोग ये सब बेसिक क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार आप इस लेवल से आगे निकल गए, सपोज जो भी क्वालिफिकेशन बोला गया था बेसिक, वो क्वालिफिकेशन आपका है, ठीक है। सपोज बोला गया था कॉमर्स डिग्री वाले आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कॉमर्स डिग्री वाले है हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप डिटेल फॉर्म भरेंगे, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। डिटेल फॉर्म भरेंगे, एक एक चीज डिटेल में आपको अपनी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी फॉर्म में मांगा जाएगा वो सब आप डिटेल में भरोगे।
उसके बाद कुछ लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जो गलत इंफॉर्मेशन देंगे या ठीक से फॉर्म नहीं भरेंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिमेनिंग जो लोग हैं उनको टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा, तो उनको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और कहाँ पे टेस्ट देना है ये सब बताकर उनका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, उन दो टाइप्स में भी अलग अलग कैटेगरीज के टेस्ट हैं। टेस्ट वाला जो टॉपिक है वो मैंने अपने फुल वीडियो में कराया है, आपके बुक में या जिनके पास मेरा बुक है उसमें भी मैंने टेस्ट के बारे में दिया है। तो ये एक बार आप अपने एंड से गो थ्रू कर लेना कि कितने टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। टेस्ट तो होगा बट कितने टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं मेरे भी बुक में है, जिनके पास मेरा बुक नहीं है स्कूल बुक है। और अगर आपको वीडियो से ही करना है तो मेरा स्टाफिंग का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में इसको कराया है, यहाँ रिविजन में टेकअप नहीं कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो आप पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जाओगे, फिर डिटेल फॉर्म भरोगे, फिर आपको बुलाया जाएगा एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, एक बार आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो जिनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जो पासिंग मार्क्स ले आएंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, और एक आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपसे रिलेटेड होगा। नाउ एक बार आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए तो अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है फिर उनको बुलाया जाएगा एक बार के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, आजकल गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब्स में तो कंपलसरी है, काफी सारे प्राइवेट में भी आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं, कहीं आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो आप दूसरों को भी ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आ रहे हो जॉब के लिए और लॉन्ग टर्म तक काम करना है ना, तो वो चीज चेक करने के लिए आपकी एक फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी की जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ये सब आजकल देखा जाता है। ठीक है, ये सब भी आपका क्लियर हो गया तो एक बार की आपकी बैकग्राउंड चेक होगी। बैकग्राउंड चेक के लिए आपको 2 पर्सन का नंबर अपने कंपनी वालों को बताना पड़ेगा। कंपनी वाले उनको फोन लगा के आपके बारे में पूछेंगे कि आप किस टाइप के इंसान हो। ठीक है, अगर आप अच्छे इंसान होगे तो फिर वो आपको फाइनल अप्रूवल लेटर देंगे। अप्रूवल लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी, अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल है तो साइन करके जॉब ले लो, अगर आपको नहीं एक्सेप्टेबल है तो आप लास्ट स्टेज में आके रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अभी के अभी आप टेस्ट वाला पार्ट एक बार अपने, या तो मेरा बुक आपके पास है तो मेरे बुक से कंप्लीट करो, अगर स्कूल बुक है तो स्कूल बुक से कंप्लीट करो, अगर आपको मेरे वीडियो से ही करना है तो मेरा ओरिजिनल जो वीडियो है स्टाफिंग का उसमें मैंने डिटेल में इसको कराया है, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलो ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं स्टाफिंग के चैप्टर में वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इज द हेडिंग। तो आइए देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं। एक होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इसका एक और नाम है इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में फेमिलियर करने के लिए होता है, आप ताकि न्यूली अपॉइंटेड जो एम्प्लॉइज है वो एडजस्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फेमिलियर दिखे सब कुछ। तो एक बार उनका इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है लोगों से और वहां के जनरल इन्वायरमेंट से, इसे कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉब ट्रेनिंग। आप किसी काम को बेटर किस तरीके से कर सकते हैं, आपको ज्यादा नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए होता है जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो जैसे आपको अकाउंट्स तो आता है बट आपको अकाउंट्स सॉफ्टवेयर में चलाना नहीं आता। आप बोलोगे सर हमें तो पेपर में भी करना नहीं आता। ठीक है, देखो आपको अकाउंट्स आता है ऐसा मान के चल रहे हैं, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर में कैसे करना है उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसे हम कहेंगे जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेफ्टी ट्रेनिंग। आप फैक्ट्रीज में बहुत सारे मशीन्स रहते हैं, ठीक है, तो कैसे आप मशीन में विदाउट एक्सीडेंट, मिनिमल डैमेज के साथ कैसे काम कर सकते हो, मिनिमम एक्सीडेंट और मिनिमल डैमेज के साथ कैसे काम कर सकते हो, इसकी ट्रेनिंग जो होती है उसे हम कहते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग। कल को जाके एक्सीडेंट ना हो जाए, आपको भी चोट लग सकती है, मशीन भी डैमेज हो सकता है, दोनों को बचा के रखना है, तो उसके लिए होती है सेफ्टी ट्रेनिंग। नेक्स्ट आते हैं प्रमोशनल ट्रेनिंग। जब आपको हायर रैंक में भेजा जाने वाला है तो आपको पहले से बता दिया जाता है कि बी प्रिपेयर्ड, आपको हम लोग नेक्स्ट एक हायर रैंक में भेजने वाले हैं, तो उसके लिए आप एक ट्रेनिंग पे जाते हो जिसे हम कहते हैं प्रमोशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। और रिफ्रेशर ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज बहुत पहले सीख रखा है, अब आप थोड़े ना भूल जाते हो। ठीक है, कोई भी चीज को 1 साल 2 साल 3 साल में लोग भूल जाते हैं, तो वापस से रिफ्रेश करने के लिए होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डिजाइन टू रिवाइव योर नॉलेज। ठीक है, वापस से आपको सब कुछ याद आ जाए, तो उसके लिए होती है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। और एक होता है रीमीडियल ट्रेनिंग। रीमीडियल ट्रेनिंग होती है कि आपने कोई चीज ना गलत सीख रखा है, तो गलत को सुधारने के लिए होता है।
करेक्शन करने के लिए, आपके मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग्स को ठीक करने के लिए होता है रिमीडियल ट्रेनिंग। तो दीज आर बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसको आप एक बार देखना, जिनके पास मेरा नोट्स है, मैंने उसमें एक और ट्रेनिंग डाला है, ठीक है। आप देखोगे वहां पे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में एक और ट्रेनिंग है जो मैंने डाला है, वो आपके बुक में नहीं था तो मैंने अलग से डाला है, एक बार के लिए पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आप एक बार डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये जो बेसिस वाला कॉलम है, बेसिस वाले कॉलम को लेके बहुत लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लिखना जरूरी है क्या? देखो, लिख लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं भी लिखोगे तो अगर आपका जो डिफरेंस है वो अगर आप क्लियरली बता रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पॉइंट नंबर 7 देखो, पॉइंट नंबर 7 है इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव कि कौन शुरू करवाता है, ठीक है, कौन ये इनिशिएट करेगा, कौन स्टार्ट करेगा? तो एम्प्लॉयर स्टार्ट करता है ट्रेनिंग और एम्प्लॉई स्टार्ट करता है अपनी डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप इनिशिएटिव ना लिख करके सीधा लिख रहे हो फ्रॉम द एम्प्लॉयर, फ्रॉम द एम्प्लॉई, तो कुछ तो समझ में नहीं आया ना। तो अगर आप बेसिस नहीं लिख रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू नॉट राइट दिस, तो फिर मेक श्योर कि आप सेंटेंस प्रॉपर लिखो। फ्रॉम द एम्प्लॉयर लिखने से फिर समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा दैट इनिशिएटिव शुड बी टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इनिशिएटिव शुड बी टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो मीनिंग क्लियर होगा तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब जितने भी मार्क्स है वो मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ वर्ड लिख कर आ जाओगे और बेसिस हटा दोगे तो फिर वैसे फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट शुड मेक सेंस, ठीक है, इट शुड मेक सेंस। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। डायरेक्टिंग चैप्टर पे अब हम लोग आ गए हैं, डायरेक्टिंग चैप्टर में फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने आपको एक स्टोरी बताकर इसको लर्न करवाया था, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। हम लोग डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर क्या क्या रहेगा, ठीक है। 4 फंक्शन करके जाना। देखो, सबसे पहला आता है शेड्यूलिंग द वर्क, ठीक है, या कुछ लोग स्केड्यूलिंग भी बोलते हैं, स्केड्यूलिंग द वर्क या शेड्यूलिंग द वर्क, ठीक है। आप अगर सुपरवाइजर हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कितने बजे कितनी देर तक होगा ये डिसाइड करना, कब काम होगा ये डिसाइड करना, इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग द वर्क, ठीक है। जहां आप फ्लो ऑफ द वर्क को डिसाइड करोगे, एक स्मूथ फ्लो ऑफ द वर्क चलता रहे, इस हिसाब से आप शेड्यूलिंग करोगे। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन देना। सुपरवाइजर का काम है ग्राउंड लेवल पे खड़े होके, सुपरवाइजर बाय द वे कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है? ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये आता है, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ ग्राउंड लेवल पे खड़े होके अपने बाकी स्टाफ्स को इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको समझाएगा कैसे सही करना है। बेसिकली लोगों को काम कैसे करना है वो ऑन स्पॉट खड़े होकर उनको देखेगा और उनको बताएगा, ठीक है, उनको गाइड एंड उनको एडवाइस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये उन लोगों को मोटिवेट भी करेगा थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो बोल सकता है कि अगर आप कितने आउटपुट्स बनाओगे तो हम आपको बोनस पैसे देंगे, ठीक है। सपोज 100 यूनिट जिसने बना लिया उसको 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा उस दिन का। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे सकते हैं या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे सकते हैं। जो आज अच्छा काम करके दिखाएगा वो 2 घंटे पहले घर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो बेसिकली फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट करते रहना। बेसिकली इसको संभालना है लेबर्स को, तो कैसे भी करके ये अपना संभालेगा, ठीक है। और हाँ, वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, ठीक है, डेकोरम मेंटेन करके रखना है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी प्रेस्क्राइब्ड है उसको फॉलो करवाना है, तो इसको वो चीज देखना पड़ेगा। ही इज डीलिंग डायरेक्टली विद द लेबर्स एंड स्टाफ्स, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा डेफिनेशन है जो एग्जाम में 2-3 साल में रिपीट होता रहता है, और वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा? देखो, आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे एक मैनेजर है और मैनेजर के अंडर में काफी सारे लोग हैं, ठीक है। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैं यहाँ एक और मैनेजर बनाता हूँ, एक और मैनेजर मैं यहाँ बनाता हूँ और इसके अंडर में टोटल 3 लोग हैं, ठीक है। इसके अंडर में टोटल 3 लोग हैं। अब आप दोनों इमेज बताओ, एक जो ये वाली इमेज है, ठीक है, इसको इमेज 1 बोल देते हैं और इसको इमेज 2 बोल देते हैं। दोनों इमेज बताओ किसका स्पैन ज्यादा है, किसका डिग्री ऑफ कंट्रोल ज्यादा है।
जो इमेज वन है, इमेज वन वाला एक ग्रेटर लेवल ऑफ स्टाफ को कंट्रोल कर रहा है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल, उसका डिग्री ऑफ कंट्रोल ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों में से कौन सीनियर होगा आपके हिसाब से? ये वाला पर्सन ज्यादा सीनियर होगा। सीनियर है तभी तो ज्यादा लोगों को संभाल रहा है। जो जूनियर होगा, जो इनएक्सपीरियंस्ड होगा, वो सिर्फ 3 लोगों को संभालेगा। जो सीनियर है वो इतने बड़ी टीम को संभाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो बोल्ड लाइन है इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। जिनके पास मेरा बुक है बुक से पढ़ लो, जिनके पास मेरा बुक नहीं है पॉज करके एक बार पढ़ लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, केस बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों को मन में रख के करना तो आपको क्वालिटीज को रिलेट करने में इजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला, लीडर वो होना चाहिए जो डिसीजन ले सके विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी बायसनेस। एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेने वाला होना चाहिए लीडर। ठीक है, ज्यादा क्रिटिसिज्म से ना डरे। ठीक है, तो वैसा डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए। जीतने पे बहुत ज्यादा खुश, हारने पे बहुत ज्यादा दुखी, ऐसे लोगों को लीडर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लीडर शुड बी इमोशनली स्टेबल, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेबल रहे। ठीक है, नंबर 3, उसकी फिजिक भी एक साउंड फिजिक होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर भी होना जरूरी नहीं है, बट ही शुड बी एटलीस्ट फिजिकली फिट। ठीक है ना, तो वो कमजोर नहीं दिखना चाहिए, वरना फिर कमजोर लोगों को लीडर एक्सेप्ट करने में मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट? तो द पर्सन शुड बी हेल्दी। नंबर 4, द पर्सन शुड बी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको लीडर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बिकॉज वो, पब्लिक को लगता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप धोनी को इमेजिन करेंगे तो धोनी ने बहुत सारे ऐसे मैचेस इंडिया को जितवाए हैं। आप लोग तो बहुत छोटे हो गए उस टाइम, जहां पे किसी को बिलीव ही नहीं था कि वो मैच जीत सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंसी, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रैटेजीज जो बनाता था, तो काफी सारे मैचेस इंडिया को जिताए इस तरीके से। तो एक लीडर वो होता है जो काफी इंटेलिजेंट हो, अवेयर हो ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, 4 पॉइंट काफी है। तो डिसाइसिवनेस, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए बंदा, फिजिक उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, और वो मेंटली भी एक इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए। दीज आर क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो लोग मेरे ऐप में है, तो ऐप में मैंने लर्न विथ मी सेशन में, इसमें बॉलीवुड की एक मूवी को यूज करके मैंने आपको ये वाला पार्ट लर्न करवाया था। ठीक है, जिनको भी लर्निंग में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, आप ऐप में जा करके उस कोर्स का फायदा ले सकते हो। आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारी चीजें आपको जल्दी लर्न हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहला स्टेप आता है सेंडर। एक पर्सन होना चाहिए जो कि मैसेज को कम्युनिकेट करेगा। जैसे अभी मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, आई एम द सेंडर। नंबर 2 आता है मैसेज। तो मैसेज मेरा क्या है? जो सिलेबस है मेरा, जो मैं जो सिलेबस कवर कर रहा हूं, यही मेरा मैसेज है। ये सब्जेक्ट मैटर जो मैं कवर कर रहा हूं वो आपका सिलेबस है। ठीक है, आई एम द सेंडर एंड द मैसेज इज योर सिलेबस। अच्छा, एनकोडिंग क्या होता है? आप देखो, मैं आपको किस फॉर्म में वो सिलेबस समझा रहा हूं। तो मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में मैं आपको सिलेबस कन्वे कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग एक चैनल यूज कर रहे हैं। ठीक है, चैनल मतलब यूट्यूब चैनल की बात नहीं हो रही है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप्स आप लोग कुछ लोग यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ये सब चैनल यूज कर सकते हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन डायरेक्टली, टेलीफोन पे बात कर सकते हो, लेटर के थ्रू बात कर सकते हो, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, हम लोग इंटरनेट गैजेट्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो एक चैनल होगा जिससे मैसेज ट्रांसफर होगा। किसके तक जाएगा मैसेज? आप लोगों तक जा रहा है। आप कौन हो? आप हो रिसीवर। नंबर 6, आप करोगे डी कोडिंग। तो मैंने किया था एन कोडिंग। नंबर 3 में मैंने किया था एन कोडिंग। मैंने अपने मैसेज को ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में बनाया और आप तक पहुंचाने के लिए, तो मैंने अपने मैसेज को जो है ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। आप क्या करोगे? आप डी कोड करोगे। डी कोड मतलब अब आप अंडरस्टैंड करोगे जो वीडियो आप तक जा रहा है। अब उस वीडियो को देख करके आप माइंड में उस चीज को समझोगे। दिस इज डी कोडिंग। ठीक है, एंड लास्ट आता है फीडबैक। फीडबैक आपके तरफ से आना चाहिए सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया। तो फीडबैक के लिए आप इस वीडियो को एक थम्स अप दे सकते हो। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो या कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस।
नेक्स्ट आता है सम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 करा रहा हूँ, बट मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप और भी बाकी जो बैरियर्स है उसको एक बार कर ही लेना, ठीक है। 2-3 बैरियर्स और बच जाएंगे तो उसको कर लेना। मैं यहाँ पे 4 करा दे रहा हूँ। सबसे पहला बैरियर आता है फिजिकल बैरियर, जो दूरी होती है दो लोगों में, उससे कभी कभी मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस, जो फिजिकल डिस्टेंस है बिटवीन टू पीपल। तो फैक्ट्री में, ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर दूर दूर से बात कर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो ऐसे में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं भी हो सकता है ना। तो हम लोग कुछ बोलेंगे, सामने वाला कुछ सुनेगा, हमने 20 बोला, उसने 30 सुना, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। पर्सनल बैरियर भी आ सकता है, हो सकता है हम लोग दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आपने कुछ मैसेज बोला बट मैंने उसको अलग सेंस में लिया, ठीक है। तो फैक्टर्स लाइक जजमेंट, इमोशंस, ये सब जब बीच में आ जाता है, तो आपने अच्छे सेंस में भी बोला, बट मुझे लगता है कि यार तुम तो मेरे दुश्मन हो, तुम अच्छा बोल ही नहीं सकते, तो मैंने उसको अलग सेंस में ले लिया। तो यहाँ क्या आ गया, हमारा पर्सनल बैरियर बीच में आ गया, हमारे पर्सनल जो जजमेंट्स है एक दूसरे को लेकर के, वो बीच में आ गए और मैसेज हो गया खराब, ठीक है। तो आपने कुछ बोला बट आई टुक इट इन अ रॉन्ग सेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर। अभी तो इंडिया में एक ट्रेंड चला हुआ है, चलो उसकी बात नहीं करेंगे, बट लैंग्वेज को लेके बहुत हल्ला मच रहा है अभी। तो अ, हो सकता है कि कोई वर्ड मेरे लैंग्वेज में कुछ मीन करता है, आपके लैंग्वेज में कुछ और मीन करता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, दादा, एक वर्ड है दादा, जो हम लोग बंगाल में है, बंगाल में दादा का मतलब होता है ब्रदर, एल्डर ब्रदर, ठीक है। बट बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाओगे तो दादा का मतलब होता है ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अब आप किसी को कोई बंगाली अगर किसी को दादा बोल रहा है, तो वो तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट किसी को भैया बुला रहा है, ठीक है। बट सामने वाला सोचेगा तुम मुझे दादा बोल रहे हो, मैं इतना यंग, तुम मुझे दादा बोल रहे हो, तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज बैरियर आ गया, दिस इज लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर भी एक प्रॉब्लम है। एंड एक आता है स्टेटस बैरियर। तो कभी कभी लोगों का रैंक में इतना डिफरेंस होता है, स्टेटस में इतना डिफरेंस होता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। लोअर स्टेटस वाले हायर स्टेटस वालों से बात करने में डरते हैं, और हायर स्टेटस वाले लोअर स्टेटस वालों को सारी बातें बताते नहीं है, तो इसमें हो जाता है मैसेज में गैप, ठीक है। तो ये चारों आप डेफिनेटली करो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बाकी भी एक बार कर लेना, ठीक है। अच्छा, बैरियर्स को दूर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम द बैरियर, इस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं, या हमारे मैसेज को क्लियर कट तरीके से कैसे पहुंचा सकते हैं, व्हाट आर सम सजेशंस। तो पहला सजेशन है कि अपनी मैसेज को ड्राफ्टिंग अच्छे से करो, इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। ज्यादा लंबा लंबा आप बातें करोगे तो मेन मैसेज कहां था वही खो जाएगा, ठीक है। टू द पॉइंट बात करना है, प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, सिंपल एंड जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। भारी भारी वर्ड्स यूज करके कोई पोएट्री का कंपटीशन तो हो नहीं रहा है, ऑफिस में बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल एज पॉसिबल वी विल यूज सच टर्म्स। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जो मैंने आपको बोला कि वीडियो को लाइक कर दो या कमेंट में बता दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप भी सामने से वैसे रिएक्ट कर रहे हो जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो इससे पता चलता है कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क को बनाओ, ठीक है। इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क को बनाओ कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से हो, ठीक है। इजी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, या इजी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, स्पीड में कम्युनिकेशन हो। इसके लिए रोल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किससे बात करेगा ये पहले से डिसाइड करना। जो स्केलर चेन वाला पॉइंट था, हेनरी फ्योल ने बोला था, हु शुड कम्युनिकेट टू हुम। तो इस तरीके से आपने एक नेटवर्क रेडी किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरीके से स्केलर चेन बनाया है आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट एंड स्मूथली कैरी ऑन होता है, ठीक है। तो विद दिस डायरेक्टिंग चैप्टर भी हो गया। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब देखो, जितने भी इंपॉर्टेंस, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स है, सबको मैंने अच्छे से लर्न करवाया है। मेक श्योर कि आप खुद से भी लर्न कर लो, और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ज्यादा वेट मत करना, ज्यादा टाइम लॉस मत करना। एक बार टाइम गया तो फिर वापस नहीं आएगा, तो आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट सो दैट आप फंसो नहीं बाद में, लास्ट में आपको रिग्रेट ना हो कि टाइम था तब नहीं किया, ठीक है। बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ऐसा कोई लेंथी वीडियोस नहीं है। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, आपका गोल्स अचीव हो पाएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग के हेल्प से आप गोल्स अचीव कर पाते हो। आपका प्लान था आपका प्लान था 200 यूनिट्स पर डे बनाने का, ठीक है, 200 यूनिट्स पर डे बनाने का, बट एक्चुअल जो बन रहा है वो आपका 180 पर डे बन रहा है। तो ये जो 20 का गैप आ रहा है ना बीच में, इस 20 का गैप को
फिलअप तभी कर पाओगे जब आपको पता रहेगा कि 20 का गैप है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि गैप आ रहा है तो फिर आप इसको कभी ठीक नहीं कर पाओगे। तो गोल तभी आप अचीव कर पाओगे जब आप कंट्रोलिंग कर रहे हो। इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग, इफ यू डोंट नो कि यहां बीच में 20 का गैप आ रहा है, देन तो कभी आप ग्रुप गोल्स अचीव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इससे एम्प्लॉइज का मोरल अच्छा रहता है। देखो, एम्प्लॉइज पे जब आप कंट्रोल बना के रखते हो तो एम्प्लॉइज को पता है कि उनकी परफॉर्मेंस को कोई जज कर रहा है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है। अगर आप एम्प्लॉइज को ऐसे खुला छोड़ दो ना, वो सारा दिन बैठ के फोन चलाते रहेंगे ऑफिस में, वो कभी भी काम नहीं करेंगे। तो कंट्रोल होने से एम्प्लॉइज भी एक्टिवली और पॉजिटिवली काम करते हैं, उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस जज की जा रही है। कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाएगा अगर कंट्रोलिंग कर रहे हो। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, एक दूसरे से लिंक होकर काम करेंगे अगर कंट्रोल अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का तो। एंड सिमिलरली आप जूनियर्स से काम करवा सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कर सकते हो, आप नीचे लेवल के लोगों से, सबऑर्डिनेट से काम करवा सकते हो, खुद काम ना करके जूनियर से काम करवा सकते हो, प्रोवाइडेड योर कंट्रोल इज गुड, प्रोवाइडेड यू नो कि व्हाट एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। अगर आपका कंट्रोल अच्छा है तो ही, वरना तो हाथ से गया फिर। समझ गए? तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। क्या है ये पॉइंट? देखो, होता ये है कि एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। हम सबके पास लाइफ में 24 आवर्स ही है, 24 आवर्स ही है। अब इस 24 आवर्स में जो सीनियर लेवल के लोग हैं उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो सब कुछ देखना 24 आवर्स में उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज नहीं देखते। वो क्या देखते हैं, वो ओनली एक्सेप्शनल चीजें देखते हैं। एक्सेप्शनल चीजें मतलब जो सीरियस हाई लेवल की चीज है, बस उसको देखेंगे। दे कांट लुक आफ्टर एवरीथिंग। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहां पे आप एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट चीजों को बस देखोगे। इसके फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो एग्जीक्यूटिव टाइम है, जो एग्जीक्यूटिव मतलब मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मतलब मैनेजर, तो जो मैनेजर का टाइम है वो क्रिटिकल चीजों पे लग रहा है, इंपॉर्टेंट चीजों पे लग रहा है। ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टैलेंट इन नॉन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, दिस इज स्टडी बाय एक्सेप्शन। हम लोग स्टडी बाय एक्सेप्शन कर रहे हैं, अभी केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ रहे हैं। हर चीज पढ़ने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अभी टाइम इंपॉर्टेंट चीजों का है। नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है उसके टैलेंट का। इतना टैलेंटेड बंदा अगर छोटी छोटी मैटर में फंसा रह जाएगा तो वेस्ट ऑफ टैलेंट है फिर। तो इतने टैलेंटेड बंदे को हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों में लगाते हैं। नाउ लास्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब आप देख लो ये कितनी बार एग्जाम में आया है, 2002, 2007, 2009, 2019, और अब काफी टाइम हो गया है आए हुए, 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो अब किसी भी टाइम आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखो स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। कंट्रोलिंग, सबसे पहले आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बना लो। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब अपना एक गोल बना लो कि आप जो परफॉर्मेंस करोगे उस कि कैसा रहेगा वो परफॉर्मेंस। जैसे कि आपने ये डिसाइड किया कि आप पर डे 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाओगे, पर डे 200 आउटपुट्स आप बनाने वाले हो। फिर आप देखो कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हो रही है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लो 175 यूनिट्स की हो रहे हैं। डिसाइड कितना किया था, 200 बनाएंगे, बना कितने रहे हो, 175। तो डिविएशन कितने का आ रहा है, गैप कितने का आ रहा है, मतलब थर्ड स्टेप में आपको बेसिकली कंपेयर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंपेयर देम, you'll have to compare them। ठीक है, इसको कंपेयर करोगे और कंपेयर करने के बाद आप देखोगे कि डिविएशन कितने का आ रहा है। तो डिविएशन आ रहा है 25 यूनिट्स। तो अब ये 25 यूनिट्स का डिविएशन क्यों आ रहा है, इसको आप एनालाइज करो। ठीक है, why is this deviation coming? बट क्या सारे डिविएशंस को एनालाइज करेंगे? नो no. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल है या नहीं। मतलब इज इट इंपॉर्टेंट इनफ, क्या ये डिविएशन हमारे बिजनेस में बड़ा इंपैक्ट डालेगा? हाँ, ये बड़ा इंपैक्ट डालेगा। बिजनेस क्यों करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन में ही अगर थोड़ा फॉल्ट आ रहा है, इट मींस इट इज सीरियस। तो हमें पहले देखना होगा कि क्या ये क्रिटिकल है, इज इट क्रिटिकल। ठीक है, तो क्रिटिकल है कि नहीं वो देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, यानी ये एक्सेप्शनल है या नहीं। तो क्रिटिकल तो है, क्रिटिकल इसलिए बिकॉज ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है।
तो इट इज इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो है, बट इज इट बिग इनफ? ठीक है, इज इट बिग इनफ? तो क्या ये एक्सेप्शनल है? इज इट वेरी बिग? यस इट इज वेरी बिग। 25 का गैप, डेली का 25 का गैप इज वेरी बिग। ठीक है, 2-3 यूनिट का गैप रहता तो चलता, 25-25 यूनिट एवरी डे ऐसा हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है, दिस इज वेरी बिग। तो फिर आप एनालिसिस करोगे, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता या वो बड़ा नहीं होता तो फिर आप उसको एनालाइज नहीं करते। तो फिर आप एनालाइज करोगे कि क्या हो रहा है, ऐसा फॉल्ट क्यों हो रहा है, 25 यूनिट कम क्यों बन रहे हैं, क्या हमारे पास मटेरियल कम है, क्या हम कम देर मशीन चला रहे हैं, या हमारे मशीन ही स्लो है। तो आप ये एनालाइज करोगे, और वंस यू एनालाइज, लास्ट स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। बस ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कंट्रोलिंग भी कवर कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।